नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। आज का वीडियो कक्षा 10th और 12th 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है। तो आप अगर 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो इसे ध्यान से सुनें। बोर्ड की जो परीक्षा है अभी होने वाली है, कुछ इसमें रह गया, शायद सप्ताह भर भी नहीं रहा। तो आप इसे दूसरे बच्चों के लिए शेयर ज़रूर करें क्योंकि समय है नहीं, अभी एग्ज़ाम आ गया है नज़दीक और एग्ज़ाम से संबंधित ही कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए जो आपके दोस्त हैं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और अगर आप बड़े हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे भतीजे बेटे उनके लिए उन्हें दिखाएं, उनके लिए शेयर करें, ठीक है। तो आज मैं बताने वाला हूँ बोर्ड की कॉपी कैसे मैनेज करें, कैसे हल करें, उसका प्रारूप कैसे रखें, इस पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा और महत्वपूर्ण होने वाली है ये चर्चा। तो आप ध्यान से एक एक बातें सुनिए, ठीक है। पहले इसे शेयर ज़रूर करें क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, तो हाँ, एक दो वीडियो मैंने बनाए ज़रूर हैं, उनका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। तो इस वीडियो की शुरुआत करता हूं मैं, तो ध्यान से एक एक बातें सुनना। बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी है उसको कैसे मैनेज करें, इसके लिए आप सबसे पहली बात तो ये नोट करें कि आपकी लिखाई जो है वो सुंदर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर लिखाई सुंदर कैसे करें, एग्ज़ाम तो सिर पर है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लिखाई सुंदर जल्दी से नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग लिखाई होती है। अगर लिखाई सबकी सुंदर हो जाएगी, सबकी एक जैसी हो जाएगी, तो वो मशीनी फैल हो जाएगी जो हस्ताक्षर देख कर या लिखाई देख करके चोरों को पहचान लेती है, ठीक है। तो अलग अलग होती है लिखाई सबकी, पर लिखाई सुंदर नहीं हो सकती, जैसी है वैसी है। तो सुंदर रूप तो उसका आ सकता है ना, मतलब उसमें सफाई तो आ सकती है ना, सफाई। लिखाई अक्षर सुंदर नहीं है तो सफाई रह सकती है ना। मैं इसको यूँ समझा रहा हूँ कि आपके पास महंगे कपड़े नहीं है 200 रुपये मीटर वाले, तो आप 60 रुपये मीटर वाले भी तो सफाई के साथ पहन सकते हैं, धो कर या प्रेस करके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लिखाई को सुधार नहीं सकते तो उसमें सफाई ले आइए। सफाई कैसे आएगी मैं बताता हूँ। नंबर 1, आप अक्षरों को छोटा बड़ा मत लिखें, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, रूटीन में ध्यान ही नहीं देते, शुरुआती अक्षर बड़े हो जाते हैं फिर छोटे कोई बड़े। एक बात, इस पर थोड़ा कंट्रोल करें। दूसरी बात, आप काटा छाटी मत करें बीच बीच में, बार बार काटा छाटी करते हैं और फिर काटते भी कैसे हैं, बड़ा गंदे तरीके से यूं यूं रगड़ते हैं, बस छोड़ते नहीं, उसका पीछा नहीं छोड़ते। हद हो गई। कोई अक्षर गलत हो गया, कोई शब्द गलत हो गया तो एक लाइन से काट दीजिए। ये बात मैं बता चुका हूँ पहले। और इसमें एक बच्चा बीच में बोल भी पड़ा था, कई बार ये बताता हूँ तब कह रहा सर एक बार काटने से वो पूरा ढंग से कटता नहीं है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उसको नहीं मानना, बदले में कूतरक करना। कह रहा है वो दिखेगा नहीं, जैसे मान लो भारतीय तो छोटी मात्रा लग गई, तो मैंने तो ये बताया कि इसको यूं काट दो और आगे भारतीय लिख दो, समझ में आ रही बात है। पर नहीं, कैसे काटेंगे, यूं काटेंगे, जैसे भारतीय गलत हो गया तो इसको यूं करेंगे, यूं। और वो काटा हुआ अगर कॉपी यहाँ करके दिखाए ना तो वो इतनी दूर बैठा बच्चा बता देगा कि हाँ यहाँ काटा हुआ दिख रहा है। तो इतना गंदा कॉपी का प्रारूप न करें, इससे लिखाई बहुत गंदी दिखती है। तो मैंने कहा था ना लिखाई आपकी सुंदर नहीं है तो कोई बात नहीं, सफाई तो लाओ ना, उसमें इतना रगड़ रगड़ के नहीं काटना। अब वो बच्चा कूतर क्या करे, क्या सर इतना नहीं काटेंगे ना बुरी तरह से तो फिर ये मात्रा छोटी दिखेगी उसको गलती, तो वो कह रहा है कि मैं गलती छुपाने के लिए उसको यूँ काटता हूँ बुरी तरह से, तो कि ये दिखेगी। अरे बोले ये अगर दिखेगी वो इतना गहराई से देखेगा, लेंस लगा अगर देखेगा इतना गहराई से
पहली बात तो इतना गहराई से वो देखने का उसको टाइम नहीं है, समझ गए क्या। वो तो आपका ये आकलन करता है कि आपने साल भर क्या पढ़ा है, आप किस कैटेगरी के बच्चे हैं, मेरिट वाले हैं या मीडियम है या कैसे हैं या फेल होने वाले, ये आपको देखता है वो। और ये आपकी कॉपी बता देती है, आप जो लिख रहे हो वो भांप लेता है, रात दिन का यही काम होता है, समझ गए ना। उसको एक एक अक्षर लेंस लगा कर देखने की जरूरत नहीं होती, वो कॉपी देखते ही बता देता है इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है या फेलियर बच्चे की कॉपी है, वो कॉपी बता देती है। जैसे कोई मोटरसाइकिल का मिस्त्री है, तो अगर वो सारे उसने मोटरसाइकिल के पुर्जे पर्जे सारे खोल करके वापस फिट कर दिया और वो जो आवाज़ आ रही है वो आ ही रही है, तो मोटरसाइकिल का क्या वो खाक मिस्त्री है, ठीक तो हुआ ही नहीं, उसे पता चला ही नहीं, पूरा खोल के रख दिया। सही मिस्त्री है ना, वो बिना खोले हाथ लगाए बिना दूर से बता देगा कि भैया रे इसका चैन सेट खराब है, वो बदलाने वाला है, दूर से बता देगा चलते मोटरसाइकिल में ये कमी है, वो होता है असली मिस्त्री। तो रात दिन जो अभ्यास होता है ना, जो बोर्ड की कॉपियाँ जांच करते हैं वो बड़े एज्ड होते हैं, उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, उनके भी आपकी तरह बेटे कहीं 10वीं 12वीं पढ़ रहे होते हैं, तो उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है, वो कॉपी देखते ही बता देता है कि किस कैटेगरी का बच्चा है। और कॉपी अपना, मतलब मैं मारवाड़ी में बोलूँ, अपना डोल दिखा देती है कॉपी, है ना। तो आप देखें कि इस तरह से नहीं काटना। आप कह रहे हो कि वो देखेगा तो ये मात्रा दिखेगी, अरे ये मात्रा दिखेगी, वो लेंस लगा कर देखेगा तो फिर ये भी तो दिखेगी ना। पता है उसको गलती हो गई, बच्चे से काट दिया उसने, तो इससे कॉपी का लिखाई वो तो गंदी नहीं लग रही ना। तो पहली बात है आपको लिखाई सही रखनी है, सुंदर रखनी है, मतलब सफाई रखनी है, छोटे बड़े अक्षर नहीं लिखने, ठीक है, काटा छाटी नहीं करनी, ठीक है। एक कहीं से शुरुआत कर देते हो, जैसे ये लाइनें हैं आपकी, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखते हैं सेवा में श्रीमान ये अर्जी लिखते हैं, तो यहाँ उपयुक्त विषय में नंबर निवेदन है कि, अब वो यहीं से शुरू करते हैं, ये जगह छोड़ देते हैं। ये जगह क्यों छोड़ते हो, कहीं खाली जगह छोड़ देना, कहीं काटा छाटी कर देना, और हर प्रश्न के बाद एक लाइन खाली छोड़ने को मैं बोलता हूँ। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे निबंध है, प्रस्तावना लिखी, एक लाइन खाली छोड़ी, फिर दूसरा हेडिंग लिखा, फिर एक लाइन खाली छोड़ी, तो बार बार एक एक लाइन खाली नहीं छोड़नी। कई बच्चे अर्जी लिखते हैं तो सेवा में, फिर एक लाइन खाली छोड़ दी, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर एक लाइन खाली छोड़कर और विषय लिख देते हैं, फिर एक लाइन खाली छोड़ करके और वो शुरू करते हैं। तो बार बार खाली नहीं छोड़नी, एक प्रश्न पूरा हो जाए उसके बाद एक लाइन खाली छोड़कर फिर दूसरा प्रश्न शुरू करना है, समझाई बात। तो एक ये बात याद रखनी है आपको कॉपी में। एक और बताता हूँ कि कई बार कहते हैं कि जो बढ़िया प्रश्न आ रहा है उससे शुरुआत करें, नहीं, मैं इसको नहीं मानता। आप पेपर को खंड वाइज कीजिए, क्रम से कीजिए, सारे प्रश्नों को क्रम से, ठीक है। अब आप कहते हैं कि हमने तो सुना है जो बढ़िया प्रश्न आ रहा है वो पहले करो, तो इसके पीछे मेरी जो मान्यता है वो बता देता हूँ। मान लो पेपर में 17 प्रश्न हैं, एबेसदे भी होते हैं एक प्रश्न के अंदर, तो एबेसदे मिलाकर कुल मिलाकर 30 तक प्रश्न बैठ जाते हैं। 30 तक छोड़ो, चलो 17 ही मान लो। आपको 17 में से मान लो 9वां प्रश्न बढ़िया आ रहा है, जो रात ही पढ़ा था और पेपर में आ गया, या हाफ ईयरली में भी आया था और वार्षिक में फिर आ गया, ये 9वां प्रश्न मान लो बढ़िया आ रहा है, तो आप अपने नियम के अनुसार 9वां पहले करेंगे कि जो बढ़िया आ रहा है वो पहले करो। तो अगर आप 9वां प्रश्न पहले कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बताओ, आप उसको बता रहे हैं कि मुझे 8 प्रश्न बढ़िया नहीं आ रहे, ये बता रहे हैं आप। नहीं मास्टर साहब, नहीं गुरुजी, हम ये नहीं बता रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि 9वां प्रश्न में बढ़िया आ रहा है। नहीं नहीं, आप ये नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं आपको 8 तक बढ़िया नहीं आ रहे, ये भी बता रहे हैं आप। छोटा बच्चा होता ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, तो उसको टॉफी दे दोगे, उसको लगेगा कि बड़ा भैया छीन लेगा या कोई मम्मी या पापा मारेंगे, तो वो उस टॉफी को क्या करेगा, छुपा कर पीछे यूं करके ले जाएगा, और वो आपको कहेगा, उसको डर है कि चेक कर लेंगे तो मार पड़ेगी, तो वो पहले ही कहेगा, कन्फर्म होगा कि मुझे मार ना पड़े, तो पहले ही कहेगा वो मेरी मुट्ठी में कुछ नहीं है, और कई बच्चे इतने भोले होते हैं, वो कहते हैं मेरी मुट्ठी में टॉफी नहीं है। हम तो समझ गए कि है उसकी जेब में या हाथ में टॉफी है, और वो कन्फर्म किस बात से है, वो इस बात से कन्फर्म है कि टॉफी उसने नहीं बताई, जबकि उसने बता दी। तो वैसे ही आपने बता दिया कि आपको 8 तक बढ़िया नहीं आ रहे। अब मुझे बताओ, आपको 8 तक बढ़िया नहीं आ रहे, तो जुलाई से लेकर मार्च तक क्या आपने झक मारी है स्कूल में, क्या किया 1 साल तक है? 17-18 प्रश्न अगर आपके पेपर में है, उनमें से 8 तो आपको ढंग से आ ही नहीं रहे, 8 आपको, यानी आधे तो आपको ढंग से ही नहीं आ रहे, आधे, तो फिर आप इंटेलिजेंट बच्चे माने जाओगे।
और वो चेक करने वाला यही देखता है कि बच्चा मेरिट वाला है या सामान्य है या फेल होने वाला है। मोटा मोटा आंकलन यही करता है, इसी आधार पर कॉपी जांची जाती है। तो आपने तो शुरू में बता दिया कि मैं मेरिट वाला नहीं हूँ, 8 तक तो मुझे आ ही नहीं रहे। हाँ, ये सूत्र अगर किसी ने बताया है तो शायद बिल्कुल फेल होने वाले बच्चों के लिए बताया होगा, क्योंकि वो क्रम से करेगा और 7-8 काटे शुरू में लग जाएंगे, है ना, तो वो बिल्कुल सोचेगा फेल ही है ना। तो किसी ने कह दिया होगा कि पहला प्रश्न बढ़िया आने वाला पहला करो। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा टारगेट कम नंबर लाने वाला नहीं है, मेरी सोच बहुत ऊंची है। मैं 90% लाने वाली बातें ही किया करता हूँ, ठीक है ना। और लोग कहते हैं हिंदी में 90% क्रॉस नहीं होते, होते क्यों नहीं होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं यूट्यूब पर तो इस चैनल पर तो बहुत कुछ बता नहीं पाता, और अगर बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो बनाने पड़ेंगे और मैं बताऊंगा। लेकिन ये मोटी मोटी बातें अभी आपके एग्जाम में नज़दीक है एग्जाम, तो कॉपी का मॉडल कैसे रखें इस पर थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। तो दोबारा से बता देता हूँ। नंबर 1, लिखाई में सफाई रखें, छोटा बड़ा अक्षर न करें, काटा छट न करें। हाँ, एक और, कई बार यूँ लिखते हैं ना, ये कॉपी की लाइन ही होती है, तो बच्चे लिखते हैं भारत, जैसे मान लो लिखना है भारत के लोग मेहनती होते हैं, तो कई लिखते हैं भारत के लोग, यूँ लिख देते हैं। अब ये पंक्ति तो इसके साथ आ गई, ये ऊपर की लाइन है, शिरोरेखा बोलते हैं, लेकिन ये तो नीचे आ गई ना, ये ऊपर पड़ी, ये नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, तो फिर ये किस लिए खींची है? कॉपी वाला मूर्ख है क्या? ये क्यों बना कर दिया है? आप अपनी लाइन खींच रहे हो नीचे से, तो ये भी गलती तो है आपकी। ये सफाई में भी, लिखाई में जो सफाई है उसको भी ये प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बातें हैं आपके लिए। तो यहाँ देखें आप, इनके ऊपर ही शिरोरेखा आनी चाहिए, तो वो आकार से दिखेगा। कई बच्चे यहाँ से तो पहला अक्षर तो ठीक लिखते हैं, फिर लास्ट में जाते जाते कई बार तो क्या यहाँ तक पहुँच जाते हैं बच्चे, लाइनों का ध्यान ही नहीं रखते, तो ये आपकी लिखाई गंदी हो रही है, ठीक है। और एक ऐसे भी भारत के लोग, तो यूं कर देते हैं, वो यूं क्यों करते हो? ढंग से लाइन खींचो ना शिरोरेखा, तो उससे सफाई दिखेगी। मतलब लिखाई नहीं सुधार सकते तो सफाई तो ले आओ। उसके बाद और बता रहा हूँ आपको, ए बे से दे जो खंड आते हैं वो ऊपर कई बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं। ऊपर ए बे से दे खंड लिखो, सबसे पहले आप ए खंड उसके प्रश्न करो। और ऐसा कभी मत करना कि ए खंड में से अगर आपके 4 प्रश्न हैं, आपको 2 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो आपने 2 वहाँ कर दिए, फिर बे खंड कर दिया, फिर ए कर दिया, फिर 2 वो लिख दिए, फिर दे कर दिया। ऐसे मत कीजिए। आपको लग रहा है कि एक खंड में, मान लो बे खंड में आपको और 4 में से 3 प्रश्न नहीं आ रहे या 2 नहीं आ रहे, तो आप उस पूरे खंड को ही छोड़ दो। एक बार आप खंड ए करो, खंड से करो, खंड दे करो। अब जो खंड ख बचा हुआ है वो लास्ट में कर दो, पूरा खंड ही बाद में ले आओ या तो, ठीक है, अगर ज़्यादातर नहीं आ रहे तो। समझ में आ रही बात है? पर ज़्यादातर आप क्रम से ही करो, ठीक। एक और, जो क्रमांक डालते हैं, मान लो आपके 7वें प्रश्न में 3 प्रश्न है, तो जो क्रमांक पेपर में डाले हुए ना वही डाल लो आप। समझ में आ रही है बात है? अगर कै खे गए डाले हुए तो कै खे गए डालो। कई बच्चे कै खे गए होते हैं, वो ये क्रमांक डाल के आ जाते हैं, गलत है ये। और कै खे गए तो कै खे गए ही डाले। समझ आई बात? और कई क्या करते हैं, इनको ना यूं डाल देते हैं 1 2, जैसे मान लो प्रश्न 3 है, 7वें में 3 प्रश्न है, तो वो उनको यही, तो ये क्रमांक तो दूसरा प्रश्न जो है ना, प्रश्न संख्या 2, उसके लिए, ये भागों के लिए नहीं होता, तो क्रमांक से ही डालें। एक शब्द सीमा का ध्यान रखें, ठीक है। और सबसे और मेन बात जो मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आप कॉपी में जब प्रश्न करने लगो तो प्रश्न का उत्तर शुरू करने से पहले 1 लाइन, 1.5 लाइन, 2 लाइन, ज़्यादा नहीं, फिर उत्तर की सीमा बढ़ जाएगी। तो एक पंक्ति आप पाठ परिचय में से ज़रूर तैयार करके लिखा करें। जैसे मान लो महादेव वर्मा का कोई पाठ है, उसमें से कोई प्रश्न आ गया, तो आप शुरुआत में लिख सकते हैं कि महादेव वर्मा छायावादी एक महान कवियत्री हुई है, प्रस्तुत पाठ में उन्होंने ये बताया है, फिर उत्तर का शुरुआत करो। दूसरा लाइन आप यूँ लिख सकते हैं, याम्मा जैसी कृति से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महादेव वर्मा ने हमारे प्रस्तुत पाठ में ये बताया है, फिर प्रश्न का उत्तर लिखा करो। आप यूँ लिख सकते हैं, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेव वर्मा ने इस पाठ में बताया है कि, तो आपकी 2-3 लाइनें इस तरह से। ये लाइनें कहाँ से मिलेगी आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, स्कूलों में भी छुट्टियाँ हो गई होंगी, आप पाठ दोबारा नहीं पढ़ें, पाठ पढ़े हुए हैं, और हिंदी में कोई सूत्र तो होते नहीं, पाठ की कहानियाँ, कविताओं का अर्थ होता है, वो याद ही होते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं तो वो कहानी दिमाग में आ जाती है। अब आप पाठ पढ़ना बंद कर दें, इतना टाइम नहीं है, आप पाठ परिचय पढ़ें, हर पाठ का। आपके 7-8 कविताएँ होती है, 7-8 गद्य के,
तो उनमें 7-8 में से कुछ तो आपके पाठ कम ही हो गए होंगे कोरोना काल के चक्कर में, तो कुछ ही कविताएं हैं और कुछ ही गद्य भाग के पाठ हैं। तो आप प्रत्येक पाठ का पाठ परिचय पढ़ें, उनमें से वो लाइनें देखें। संजीव या एक्सीलेंट पासबुक वाली भाषा नहीं लिखें, 1-2 लाइनें जो है वो बिल्कुल आप पाठ परिचय में से बना कर लिखें, तो वहीं से चेक करने वाले को बाकी बच्चों की कॉपी में से वो अलग ही दिखेगी, उसको एहसास होगा कि ये पढ़ने वाला बच्चा है। एक बार उसको एहसास करा दीजिए कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं बस। लेकिन आप शुरू में खल लाइनें छोड़ दी, फिर काटा छाटी कर दी, फिर कोई प्रश्न छोड़ दिया, आधा टेढ़ा प्रश्न लिख दिया, क्रमांक सही नहीं लगाया, रगड़ रगड़ के गंदा गंदा काट रखा है, तो ये सारी बातें आपकी कॉपी दिखा देगी कि एक कमज़ोर बच्चा है, फिर आपको 90 क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आ रही बात है? तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखें। हाँ, एक और है, पाठ परिचय में से वो जो लाइन लिखते हैं और जिसकी शुरुआत आप करते हैं, तो पाठ का नाम और कवि या लेखक का नाम थोड़ा बड़ा लिखें, ठीक है, बड़े अक्षरों में, और उसको अंडरलाइन करें। और या मैं जैसी रचना यानी किसी रचना का नाम लिखते हो, कोई विशेष बात आपको लगता है कि ये मैं लिख रहा हूँ, कोई दूसरा बच्चा शायद ही लिखे, तो वो कई बार चेक करने वाले की नज़र में ना आए, तो उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है। तो ये आप बातें नोट रखें। और व्याख्या में 4 हेडिंग डालकर आपको पूरे करनी है। संदर्भ थोड़ा बड़े अक्षरों में, प्रसंग थोड़ा बड़े अक्षरों में और अंडरलाइन करते हुए, और फिर उसकी व्याख्या करें और फिर विशेष लिखें। और ये मैंने अच्छी तरह समझाया हुआ है पीछे के किसी वीडियो में, उसे आप देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं अभी बता देता हूँ इसी वीडियो में। संदर्भ में आप लिख सकते हैं जो गद्य या पद्य आया है वो किस पाठ से आया है, उसके पाठ का नाम, कवि का नाम या लेखक का नाम, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, तो वो जो बात आई है वो पाठ में कहाँ आई है, क्या मतलब प्रसंग चल रहा था, किसने कही है वो बातें और किसको कह रहा है, ये बातें आप उसके प्रसंग में लिख सकते हैं। फिर आप व्याख्या पर आएँ, व्याख्या पर आने के बाद और फिर विशेष लिखें। पूरी व्याख्या करने के बाद विशेष में आपको कम से कम 5-4 लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो 1 या 2 बातें तो आप मूल बात से संबंधित लिखेंगे और फिर भाषा से संबंधित 3-4 लाइनें। तो अगर विशेष हेडिंग डाला है तो कम से कम 3-4 लाइनें तो लिखनी चाहिए ना। बच्चे क्या करते हैं, विशेष लिखा, भाषा आकर्षक है, भावपूर्ण शैली, भावपूर्ण खत्म, बस ऐसे नहीं करना। इससे आप तो कमज़ोर बच्चे कहलाओगे। आपको कॉपी ऐसे करके आनी है जैसे आप बहुत ही होशियार बच्चे हो, मेरिट वाले बच्चे हो, ठीक है, तभी अगला प्रभावित होगा और आपको होशियार बच्चा मानेगा। क्योंकि कक्षा में तो हम आपकी कॉपियां जांच करते तो बता सकते हैं कि वो बच्चा होशियार है, वो कमज़ोर है, लेकिन बोर्ड की कॉपियां पता नहीं कहाँ जाएगी। उसे क्या पता कि आप कक्षा में मुर्गा बनते थे या मॉनिटर थे या होशियार थे, उसे कौन बताएगा, आपकी कॉपी बताएगी। तो कॉपी का जो हुलिया है वो शानदार होना चाहिए, कॉपी का जो लुक है वो शानदार होना चाहिए, वो कॉपी ही बताएगी कि इंटेलिजेंट बच्चे की कॉपी है, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों का आत्मविश्वास डाउन होया रहता है हिंदी के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वो कई बार पहले भी कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि हिंदी में नंबर नहीं आते, हिंदी में गलतियों के नंबर कट जाते हैं, हिंदी में गलतियों के नंबर कट जाते हैं। तो ये एक डर होता है, इसके कारण आत्मविश्वास डगमगाया होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आत्मविश्वास बनाए रखें, डगमगाने की जरूरत नहीं है। हिंदी में गलतियों के नंबर कटते हैं, ये गलत बात है। हिंदी में कोई गलतियों के नंबर नहीं कटते, बिल्कुल नहीं कटते गलतियों के नंबर। किसी ने गलत बताया आपको। अगर गलतियों के नंबर कटते होते तो एक बात तो आप सुनो कि कोई नियम जरूर होता, नियम जरूर होता। 4 गलतियों का 1 नंबर कटे या 8 गलतियों का 1 या 9 गलतियों का 1 या 11 गलतियों का 1 नंबर काटा जाए, नियम होता। कोई गलतियों के नंबर नहीं कटते। समझ में आ रही बात है? दूसरी बात यह है कि अगर गलतियों के नंबर कट रहे होते या काटे जाते होते तो मुझे ये बताइए कि एक बच्चे की कॉपी में 10 गलतियां हैं, एक की पूरी कॉपी में 50 गलतियां हैं और एक ऐसा बच्चा है जिसकी कॉपी में 3 ही गलतियां हैं, तो बताओ 50 गलतियों वाले के कितने नंबर कटेंगे और जिसकी कॉपी में 3 गलतियां कितने कटेंगे? कोई नंबर नहीं कटते गलतियों के। और मैं आपको बता ही दूं, कोई गलतियां नहीं निकालता, वहाँ कोई गोले नहीं करता गलतियों पर। जो कॉपी चेक करते हैं ना, वो आपकी पढ़ाई का आंकलन करके चेक करते हैं, आपकी गलतियां नहीं निकालने बैठते। वो जो चेक करने वाले होते हैं वो कि देखता हूँ कितनी गलतियाँ ये है, एक ये गलती आ गई, ये छोटी मात्रा आ गई, ये बड़ी आ गई, ये यहाँ बिंदु नहीं लगाया, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगाया, गलतियाँ चेक नहीं करते वो। समझाई बात है? तो ये तो आप कन्फर्म हो जाओ और विश्वास के साथ पेपर दो, कोई गलतियों के नंबर नहीं करते, ठीक। तो फिर नंबर करते किस बात के हैं मैं बताता हूँ। ये बार बार आप इस तरह का कॉपी का हुलिया बिगाड़ देते हो ना, है ना, तो वो आपको कमज़ोर मान लेता है।
तो आपको कमज़ोर मान लेगा। बार बार गलती आ रही है, बकवास भरी गलतियाँ आ रही है, तो आपको कमज़ोर मानेगा। वो कमज़ोर मानेगा ना तो आपको 90 क्रॉस नहीं करेगा। समझ गए? ये फ़र्क पड़ता है। तो आप अपनी कमज़ोरी दिखाओ मत। आपके मन में विश्वास जगाने के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लौटे। तो सुनिए, आप गलतियाँ होती नहीं हिंदी में। क्यों? क्योंकि हिंदी में जो बोलते हैं वो लिखते हैं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं। और एक बात ये है कि गलती होगी कैसे, बताओ? कोई आसमान से नया शब्द आएगा क्या उतर कर, जो आपका गलत हो जाएगा? कभी देखा नहीं है, कभी लिखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है। कोई एकदम से जैसे एलियन होते हैं वैसे आएगा क्या कोई शब्द पेपर में? पेपर में आपकी साल भर की पढ़ी किताबों वाली बातें आएगी, वही आपको लिखनी होती है। तो गलत कैसे लिखा जाएगा? शब्द गलत कैसे होंगे बताओ? कोई नया शब्द आएगा या कोई आपका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर लिखवाएगा कि लिखिए, लिख है? लिखने वाले आप हो तो गलती कैसे होगी? मान लो आप लिख रहे हो कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ इससे उद्धृत है। अब आपके दिमाग में आया उद्धृत तो मेरे से नहीं लिखा जाए, गलत होगा। उद्धृत है, अगर आपने यूं लिख दिया उद्धृत है तो फिर आप कमज़ोर बच्चे मान लिए जाओगे, और कमज़ोर बच्चे मानते ही आपके कम नंबर आएंगे, ना कि इस गलती के कट रहे हैं। गलती के नंबर नहीं कट रहे, आपको कमज़ोर बच्चा मानेगा, क्योंकि आप 10-12 सालों से पढ़ रहे हैं और उद्धृत लिखना ही नहीं आ रहा, जो बार बार यूज करना पड़ता है उसका। तो उद्धृत ये शब्द होता है, और इसको पैर में भी डाल सकते हो। तो इसको आप यूं लिख सकते हो, उद्धृत, इस पाठ से उद्धृत है। तो जो शब्द रूटीन के हैं, बार बार लिखने पड़ते हैं, वो तो सही लिखना सीख लो ना। जैसे आपका कवि का नाम है, बार बार किताबों में देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखा होता है, छपा होता है, साल भर देखते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत, अगर उसमें ही गड़बड़ आ रही है तो आप कमज़ोर बच्चे माने जाओगे, और कमज़ोर बच्चे मानते ही नंबर कम आएंगे। समझ में आ रही है? गलतियों के नंबर कम नहीं आ रहे, कमज़ोर बच्चा मान लेता है आपको कि यार आपकी किताब में साल भर किताब खोलते हो, उसमें सुमित्रा नंदन पंत कवि है, वही आप सही नहीं लिख रहे, उसमें गलती हो रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत नहीं लिखना आ रहा, ये बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी झलकाते ही आपको कमज़ोर बच्चा मानेगा, कमज़ोर बच्चा मानते ही नंबर कम आएंगे। तो कम से कम पाठ के नाम तो गलत ना हो ना, लेखकों के, राइटरों के, लेखिकाओं के नाम तो गलत नहीं होने चाहिए ना। रूटीन के शब्द है वो गलत मत लिखना। अब रहेगी बात उद्धृत जैसे, तो 1-2 शब्द या तो इनको देख लो ढंग से, ठीक है? और फिर भी मैं आपको पहले कह रहा हूँ, कोई बाहर से शब्द आता नहीं है, हाथ पकड़ के आपको कोई लिखवाता नहीं है, तो आप क्यों लिख रहे हो? यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ से उद्धृत है। उद्धृत मत लिखो, इस पाठ से लिया गया है, यूँ लिख दो। लिखना तो आपको है ना, तो गलती कैसे होगी? ठीक है? तो ये बातें थी आत्मविश्वास जगाने के लिए। उम्मीद है इन बातों का आप ध्यान रखेंगे और आपका पेपर बढ़िया हो, शानदार हो, ऐसी मैं कामना करता हूं, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपका पेपर अच्छा हो, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।